बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। बहुत सी खबरें हैं जिनके ऊपर बात करनी है। पाकिस्तान की सियासत में क्या हलचल मची हुई है और जजेस को किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, किस तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ जजेस और भी जो हैं वो कंट्रोल्ड हो चुके हैं। पब्लिक इंटरेस्ट को ताकतवर के कदमों में डालने के बावजूद जजेस के ऊपर अभी तक जो शक है वो दूर नहीं हुआ है। अभी तक डाउट है कि ये जजेस हमारे निज़ाम को, हमारे सिस्टम के लिए ख़तरा हो सकते हैं, निज़ाम को चेंज कर सकते हैं, इसलिए उनको मज़ीद काबू किया जा रहा है। और फिर जनाब इस टाइम मुल्क में हाइब्रिड सिस्टम की बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक बार आपसे डिस्कस करनी है भरपूर तरीके से, लेकिन यहाँ पर बात करनी है ग्रोक की, GROK, ग्रोक। ये एक इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है और इसको एलन मस्क ने एक्स के साथ नथी कर दिया, यानी कि जोड़ दिया है। कैसे? मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, ये पहले भी आपने देखी है, बहुत सी सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी वीडियोस, ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई जाती हैं। और ये जो ग्रोक है ये भी उसी का एक शाकार है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और ये इंसान का बनाया हुआ एक शाकार है, एक ऐसी एप्लीकेशन है, एक ऐसी साइट है जिससे आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। जो आप सवाल करेंगे ग्रोक को, वो आपको जवाब देगा और ये फैक्ट क्लियर रखेगा। इसकी कोशिश होगी कि जिस तरीके से इंसान सवाल कर रहा है, कोई शख्स सवाल कर रहा है, मैं उसको इसी तरीके से जवाब दूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले शुरू में गूगल आया था तो लोग कहते थे कि जी कोई भी बात आप गूगल सर्च करें, और गूगल के पास जो डाटा अवेलेबल होता था वो सर्च किया जाता था और डाटा बाहर आ जाता था, जिस किस्म का भी उसके पास अवेलेबल होता था, जो भी सोर्स से आया होता था उसके पास। अब सेम चीज ग्रोक है, यानी कि ग्रोक को आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके मूड के हिसाब से स्विंग भी करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने मजाक में उससे कोई जोक किया है, मजाक में उसको कोई टॉन्ट किया है, तो वो आपके मूड के मुताबिक आपको उस मज़ाहिया अंदाज में जवाब देने की सलाहियत रखता है। ये ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप है कि जो आपको इंटरटेन भी करेगी, आपके सवाल के जवाब सही इंफॉर्मेशन के साथ देगी और जदीद तरीन फास्ट स्पीड में। ये नहीं कि जैसे गूगल था, गूगल तो अब बहुत पीछे रह गया, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी। अब ये उससे आगे जाएगा क्योंकि जदीद दौर है, जदीद चीज़ें आ रही हैं और इंसान जो है वो चाहता है कि उसको इंफॉर्मेशन ऐसे सेकंड से पहले मिलती रहे, यानी कि एक नैनो सेकंड से पहले भी मिले। तो ये ग्रोक की बड़ी धूम, और एलन मस्क ने इसको नथी किया है जनाब एक्स के साथ। अब जब से एक्स के ऊपर ये नथी हुआ है, जब से एक्स के साथ इसकी अटैचमेंट हुई है, तो तब से पाकिस्तान के अंदर जो सोशल मीडिया है, एक्स जो एक्टिविस्ट हैं ट्विटर के, उन्होंने ग्रोक से ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए। हाँ जी, नवाज शरीफ साहब का बताया जाए, ग्रोक नवाज शरीफ साहब का बताया जाए कि क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट में दोबारा चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बन पाएंगे या नहीं, फिर क्या 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी हुआ था या नहीं, फिर क्या चीफ जस्टिस के पास इख्तियारात हैं या नहीं, फिर क्या ताकतवर जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में कौन कौन से काम कर रहा है। ये सब सवालात अब ग्रोक से किए जा रहे हैं और एक भरपूर किस्म का हंगामा एक्स के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब मैं बात करता हूँ, सीधा पॉइंट पे आता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, मुझे इनके बारे में एक बात करने से पहले मुझे एक ज़हन में एक स्टेटमेंट आ रही है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ऑन ईयर ये एक बात की थी कि जो चीफ जस्टिस है उसके ओहदे को इस कदर नीचे गिरा दिया गया है कि एक चपरासी से ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं रही। तो चीफ जस्टिस यही इसी किस्म का ओहदा लेके और इसी किस्म के जो मफलूज किस्म के जो उसके इख्तियारात हैं उन पर खुश है, क्योंकि कुर्सी उसको मिली है। 26वीं याद रही है कि 26वीं आईनी तरमीम गैर आईनी तरीके से आई, जिन्होंने लाई वो गैर आईनी तरीके से पार्लियामेंट पे विराजमान हैं। फॉर्म 47 के लोग हैं, गैर आईनी इलेक्टेड लोग हैं, बल्कि सिलेक्टेड हैं, बल्कि हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा हैं। और मज़े की बात, इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम लाई। 26वीं आईनी तरमीम की सूरत के बाद ये सूरत सामने आई याह्या अफरीदी साहब की एज ए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और फिर तमाम इख्तियारात इनसे चले गए। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटियां बनी, फिर एक चीफ जस्टिस के इख्तियारात 2 जजेस में बंटे, और फिर उनसे भी आगे कहीं आगे चले गए। आईनी बेंच निकल गया बीच में से, और जो जज है वो ऐसे लग रहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जैसे वो सिविल या एडिशनल जज है। बस इससे ज्यादा उसके पास कोई इख्तियारात रहे ही नहीं है। एक चपरासी के ओहदे से ज्यादा उसके पास इख्तियारात नहीं रहे। जितने आला तरीन केसेस हैं पाकिस्तान के सियासी या किसी भी इंतजामी लेवल के सारे अब आईनी बेंच में ट्रांसफर हो रहे हैं। भाई साहब जनाब पता नहीं क्या बैठ के कर रहे हैं। हाँ, कुछ चीजें तो वो कर रहे हैं, जो उन्होंने किया वो मैं आपको सामने रख देता हूँ। यही तब्दीली आई है जी। अदलिया को पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो समझ आ चुका है, हालांकि पब्लिक इंटरेस्ट को ताकतवर के कदमों में डाल दिया गया प्रॉपरली तरीके से, लेकिन नहीं, मजा तो अब आया है कि चीफ जस्टिस को इस बात का भी खौफ है, याह्या अफरीदी साहब को, कि जो कायम मकाम चीफ जस्टिस होता है वो मेरे बाद पीछे से कोई उधम ना मचा दे, कोई ऐसा फैसला ना दे दे, कोई ऐसे इख्तियारात ना इस्तेमाल कर दे कि मैं बस फिर किसी विजिट पे ही रह जाऊं या मैं किसी साइड पे ही रह जाऊं, मेरे हाथ से हर चीज़ निकल जाए। तो जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर को बतौर कायम चीफ जस्टिस भी सिस्टम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि खौफ का शिकार है। तो कायम मकाम चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम कर दिए गए हैं
कैसे? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का नया प्रोसीजर 2025 जारी किया गया। चीफ जस्टिस जज अफरीदी की सरबराही में कमेटी ने 29 मई को प्रोसीजर मंजूर किया। प्रोसीजर जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के नए रूल्स वो मैं आपको सुना देता हूँ। कमेटी का इजलास चीफ जस्टिस जब चाहे तलब कर सकते हैं। फिजिकल या वर्चुअल किसी भी तरीके से कमेटी के इजलास के लिए कम से कम 2 अरकान का होना जरूरी है। फिर यानी कि 3 अरकान ना भी हों तो इजलास तलब किया जा सकता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का, 2 भी हों तो काफ़ी हैं। ये नए रूल्स। नेक्स्ट, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने क्या जनाब रूल दिया है कि कमेटी बेंचों की तश्कील बाकायदा बुनियाद पर करेगी, तरजीहन माहाना या 15 रोज में करेगी। एक बार तश्कील दिए गए बेंच में तरमीम मुमकिन नहीं जब तक ये तरीकाकार इसकी इजाजत ना दे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया इसका भी। अच्छा जी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का अगला रूल, कमेटी में चेयरमैन या रुकन की तब्दीली बेंच की तश्कील को गैर कानूनी नहीं बनाएगी। नेक्स्ट जनाब क्या कहते हैं जी, खसूसी कमेटी जज की बीमारी, वफात, मौजूदगी या अलहदगी की सूरत में हंगामी तौर पर बेंच में तब्दीली कर सकती है। वाह जी वाह, हंगामी फैसलों को तहरीरी तौर पर रिकॉर्ड करना और वजूहात दर्ज करना लाजमी होगा। ऐसी तब्दीलियां कमेटी के अगले इजलास में पेश की जाएंगी। नेक्स्ट, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने रूल्स के मुताबिक रजिस्ट्रार हर इजलास, फैसले और तब्दीली का मुकम्मल रिकॉर्ड महफूज रखेगा। नेक्स्ट जनाब कहते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के नए रूल्स के मुताबिक कमेटी को इख्तियार है कि वो वक्तन फवक्तन इन ज़ाब्तों में तरमीम कर सकती है। ये ज़ाब्ते दीगर कवायद पर बालादस्त होंगे जब तक ये मौसर हैं। और आगे जनाब कहते हैं कानूनी माहिरीन जो हैं नए जारी करदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी प्रोसीजर 2025 की शिक 5 आईनी दफात के मुनाफी हैं। ये जो लीगल ओपिनियन रखते हैं इन्होंने ये बात की है। और इस तरीकाकार का मकसद कायम मकाम चीफ जस्टिस को ओहदे को गैर ज़रूरी बनाना है। यानी कि कायम मकाम चीफ जस्टिस का ओहदा बड़ा ज़रूरी होता है। वो जब कायम मकाम चीफ जस्टिस होता है तो वो तमाम फैसले कर सकता है जो चीफ जस्टिस कर रहा होता है, लेकिन अब उसके पर काट दिए गए हैं। तो ये जनाब जो रूल्स बनाए गए हैं इसमें ज़ाहिर है अमीनुद्दीन साहब जैसे काबिल शख्स मौजूद होंगे और फिर याया अफरीदी जैसे काबिल शख्स मौजूद होंगे जिन्होंने किन के रास्ते रोके हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के, जस्टिस मुनीबुर रहमान साहब का, कि कहीं ये दोनों कायम मकाम चीफ जस्टिस बनते हैं तो कोई पीछे से आला अख्तियार इस्तेमाल ना करें। अब चलते हैं जनाब, एक नया मोहरा लॉन्च किया गया है और नया मोहरा जो है वो बड़ा कमाल का है। पूरी वज़ारत उज़्मा इंजॉय करके बैठा है आज़ाद कश्मीर की। कहता है जी मेरे पास ऐसे ऐसे इंकशाफात हैं कि अगर मैं कर दूं तो इमरान खान साहब की मकबूलियत तहस नहस हो जाएगी। सरदार तनवीर अलियास अपना सेंटोरस माल बचाते बचाते अपनी इज्जत नीलाम कर डाली, अपने रूल्स पे कंप्रोमाइज किया, अपनी गैरत पे कंप्रोमाइज किया, इमरान खान की पीठ पे छुरा घोंपा, इमरान खान साहब की गद्दारी की और पार्टी के साथ गद्दारी की। और जनाब कहते हैं मेरे पास ऐसे ऐसे इंकशाफात हैं माशाल्लाह, अगर मैं कर दूं। ये वही बंदा है जिस तरीके से मिसाल दे देता हूँ आपको, जैसे आयशा गुलालई आपको याद होगी, फिर रिहाम खान आपको याद होगी, किताबें तक लिख दी। तो ये ऐसे लोग हैं, इमरान खान साहब ने इनको बड़े आला मकामात पे पहुंचाया। अब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब 20-22 करोड़ तो ऐसे मांग लेते हैं फ़ोन करके जैसे सवाब का काम है। फ़ोन पे ही मांग लेते थे, उनको तो टेंशन ही नहीं थी। और 20-22 करोड़ देने के बाद भी वो हमें घास नहीं डालते थे, दूसरे दिन फिर मुंह बनाकर बैठ जाते थे। इमरान खान साहब के ऊपर इन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि वो जब ओहदे तकसीम करते, टिकट तकसीम करते तो पैसे लेते, 2-3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ ले लेते और उसमें से फिर 20-30 लाख की पार्टी फंड में जाते। इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इनको लॉन्च किया गया है क्योंकि अब पीपल पार्टी में चले गए हैं, बाकायदा तौर पर ये पीपल पार्टी में चले गए हैं और ये अब आयशा गुलालई 2 का किरदार अदा कर रहे हैं। जब सब कुछ एंजॉय कर लिया इस गद्दार ने, जब वज़ारत उज़्मा कश्मीर की एंजॉय कर ली, बस इसको जब लगा कि अब सेंटोरस माल मेरा इस्लामाबाद में जो है वो गिर जाएगी तो मैं अभी समझौता कर लेता हूँ और अपने ज़मीर के साथ समझौता किया है। अब चलते हैं तो अंदाज़ा लगाएं चॉइस का कि 5 सितारे लगने के बाद, 5 स्टार होने के बाद भी कैसे कैसे लोग जो हैं वो लॉन्च किए जा रहे हैं। अपने आप को ये इनसिक्योर समझते हैं अब भी, तब भी ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ कोई चीज़ नई लॉन्च की जाए। आगे चलते हैं जी, हाइब्रिड निज़ाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बड़ा पसंद है और राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर हाइब्रिड निज़ाम से आपकी मुराद ये है कि सियासी और अस्करी क़यादत मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए, दिफा के लिए मिलकर काम करें तो इसका नाम हाइब्रिड निज़ाम है, तो फिर होना चाहिए। हाइब्रिड का मतलब ये है दोगला, ये लफ्ज़ सूट नहीं करता। इस वक्त सियासी क़यादत को मुल्की तरक्की के लिए एक दूसरे पर मुकम्मल एतमाद है। यही मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा ना कि इस बार मुकम्मल तौर पर एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर है तो लोगों को तकलीफ हो रही है। एस्टेब्लिशमेंट के पेज के साथ आप नत्थी हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने आपको स्टेपल किया हुआ है स्टेपलर के साथ, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर आप झींगा लाला हैं, आप फार्म 47 के झींगा लाला हैं, आप एक काउंसलर की सीट नहीं जीत पाएंगे। तो आपकी अब मजबूरी है हाइब्रिड निज़ाम जनाब, ये शौक नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, बस कटोरा है, जाएं मुल्कों से भीख मांगें अपनी खुदारी पे कमजोर जो है समझौता करते हुए। और जनाब बड़े सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं पुराने हाइब्रिड निज़ाम में ये फैसले होते थे कि जेल में कौन किसको डालता है या किसको डालना है, किसके घर को जज को भेजना है और किसको किस तरीके से निकालना है, अच्छा किस तरह दोस्त ममालिक को नाराज करना है, किस तरह साजिशें करनी है। आज के हाइब्रिड निज़ाम के खदोखाल इमरान खान के दौर के हाइब्रिड निज़ाम से मुख्तलिफ, मतलब वो भी हाइब्रिड ही था और उससे पहले कई सारे हाइब्रिड ही गुजरे हैं। तो इस हाइब्रिड निज़ाम का मरकजी नुक्ता नज़र पाकिस्तान की तरक्की है। कमाल है जी, ये वही पब्लिक इंटरेस्ट, ये वही बात है जी, हाइब्रिड पब्लिक इंटरेस्ट में चल रहा है काम। आगे चलते हैं जनाब, तो
यहाँ पर नजम सेठी साहब ताकतवर के माउथ पीस कहते हैं कि इस वक्त ऐसा हाइब्रिड निज़ाम सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें कुछ जमहूरियत के तकाजे जो हैं खड़े हैं, कुछ जमहूरियत के स्तून गिर चुके हैं। इस पर बहस हो सकती है कि मीडिया आज़ाद नहीं, लेकिन फार्म 47 के साथ जो होना शुरू हो गए हैं तो इसकी नई शक्ल है इलेक्शन की, मीडिया की, जुडिशरी की, मगर इन्हें इतना कमज़ोर कर दिया है कि इनकी अपनी कोई आवाज़ बुलंद नहीं है, अब आवाज़ नहीं रही है। तो मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि इस वक्त मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम है, बादशाहत है, बादशाही निज़ाम है, डिक्टेटरशिप। इमरान खान साहब इसको कह चुके हैं। आपको तकलीफ तो होगी जब आप इनकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि हाइब्रिड निज़ाम नहीं, बादशाहत है। और शाहिद खाकान अब्बासी ने लाउडली ये कह दिया कि एक दिन अवाम सड़कों पर आएगी तो कुछ नहीं बचेगा, फिर वो नहीं देखेंगे कौन किस जमात से और कौन कहाँ से है, कौन हाइब्रिड है, कौन नॉन हाइब्रिड है, कौन ताकतवर है, कौन नहीं है, कौन PMLN का है, कोई PTI का है, कौन है। अवाम जब सड़क पर आएगी तो फिर बड़े बड़े ताकतवर बुर्ज गिर जाएंगे। खैर जनाब, एक बड़ी अहम न्यूज़, सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से बड़ी कोई वायलेंस जमात नहीं होती, तशद्दुद वायलेंस पर एस्टैब्लिशमेंट की इजारादारी है, मोनोपली है, इन तशद्दुद वायलेंस का आईनी इख्तियार हासिल है। तो जनाब, आप जो इतने जदीद किस्म के और इतने बड़े सहाफ़ी समझे जाते हैं, दानिशवर समझे जाते हैं, तो आप कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो आइन पर ज़्यादा जो इजारादारी रखती है, यानी कि वो एक ऐसी जमात है जो तशद्दुद कर सकती है, उसको हक हासिल है। और दूसरा, आप आइन पे एक अटैक कर रहे हैं, आइन पर ये सबसे बड़ा हमला है, क्योंकि आइन ये कहता है कि आर्टिकल 243, 244, 245 फौज के इख्तियारात और हैसियत को मुकम्मल तौर पर वाज़ह करता है कि उनकी डोमेन क्या है आइन के मुताबिक। बाकी इस्टेब्लिशमेंट जो तशद्दुद करती है, इसका ना आइन से तल्लुक़ है, ना अखलाकियात से, ना इंसानियत से कोई तल्लुक़ है। और जनाब, इतना बड़ा आकल शख्स है ये, इतना बड़ा दानिशवर है कि ये इसके अंदर बोझ जो इमरान खान के लिए है, जो कीना, जो बोझ है, वो सुने। कहता है असल बात तो ये है कि मुर्शिद नई नुसरत यानी कि भुट्टो यानी बुशरा बीबी को आगे लाकर कलसूम नवाज बनाना चाहते हैं। वाह! मुर्शिद पीरनी को महफूज रखकर अलीमा खान को नई फातिमा जना बनाना चाहते हैं, इसके ख्वाहिशमंद है। आगे सुने जनाब, ये आकल, ये शख्स, ये मुझे कहीं से भी पढ़ा लिखा शख्स नहीं लगता है। अच्छा, ये कहता है कि ये शौक इस वक्त खतरनाक हो जाता है जब खान की बहन अलीमा खान को नई फातिमा जना बनाने की कोशिश की जाए। पहले बुशरा बीबी यानी कि नुसरत भुट्टो और नई कलसूम बनाने की कोशिश की जा रही थी, और अब असल फातिमा जना ने फील्ड मार्शल अयूब खान का मुकाबला किया, इसलिए मिसले फातिमा जना अलीमा खान को फील्ड मार्शल आसम मुनीर का मुकाबला करेंगी। कैसी बात करते हैं जनाब। और कहते हैं कि खान के दौर में मैं उनके एक रिश्तेदार से मिला तो बताया गया कि तहरीक इंसाफ में इमरान खान को कायद-ए-आज़म का हम पला, इनका सानी और इनका अहम जार किरदार दिया जाता है, रवाज है, आम, यहाँ तक तो काबिल बर्दाश्त है कि हर लीडर को कायद-ए-आज़म बनने का शौक है, मगर ये शौक उस वक्त खतरनाक होता है जब खान की बहन अलीमा को नई फातिमा जना बनाने की कोशिश की जाए। ये जनाब बात कर रहे हैं। अब इनका अकल का आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी की ज़्यादा अकल है। अब बात करता हूँ मुराद सईद साहब की, लास्ट न्यूज़ है। मुराद सईद साहब ने बड़ा अहम ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट की फिक्र होती तो बॉर्डर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सर अंजाम देते आप लोग, इसके लिए तो सही गलत की कोई तोजी नहीं दरकार, वो तो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। कैसे आते हैं दहशतगर्द और कैसे होती है दहशतगर्दी, ये हमें साबित करें। अमन तारीख के साथियों ने पैगामात भेजे कि हमारे ऊपर ना सिर्फ ज़मीन तंग कर दी गई है बल्कि फिजा भी ड्रोनों से तंग कर दी गई है। अगर ड्रोन गिराना शुरू करेंगे तो कहा जाएगा कि दहशतगर्द हैं, खामोशी से रहते हैं तो कहा जाएगा कि ये जो अमन है इनको इनकी आवाज़ बंद कर दी जाए खामोशी के दायरे में। फिर आगे कहते हैं कि फाटा का इंतजाम हो चुका है लेकिन बड़ी गेम का हिस्सा बनने की ख्वाहिश और आफर, इसलिए सूबाई हुकूमत और मुंतखब नुमाइंदों को बाईपास करके पुरानी मुकामी निज़ाम का नाम देकर पब्लिक इंटरेस्ट में नया तजर्बा करने जा रहे हैं। मकसद नई जंग या ऑपरेशन की आड़ में मादनियात को हड़प करना है। बैनुल अक़वामी मफादात हैं इसमें सारे। ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप भी मादनियात के पीछे कुत्ते की तरह पड़ा हुआ है। फिर हमारे लोगों की फिक्र है तो हमारे वसाइल को हमारे लिए मसाइल का सबब न बने। मादनियात उन्हीं लोगों के लिए मसाइल का सबब बन चुकी हैं, उनकी जान निकल रही है, उनकी जानें ली जा रही हैं। अगर इतनी फिक्र है तो कर्फ्यू लगाकर स्कूल, अस्पताल, कारोबार बंद करने की बजाय गैर कानूनी कानूनी बंद कर दें। ये इलाके, ये लोग आपके लिए हमेशा से तजर्बागार रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपका ये ख्याल है कि आप ऑपरेशन का ऐलान करेंगे तो इस बार हम घरों से निकाल दिए जाएंगे दोबारा, तो ये आपकी भूल है, ये 2008 नहीं है। आपकी नज़र में पब्लिक इंटरेस्ट ये है कि पहले दहशतगर्दी की वापसी को प्रोपेगेंडा करार दिया जाए, फिर अमन की आवाज़ों को गद्दार डिक्लेयर किया जाए, फिर ड्रोन हमलों के जरिए खौफ फैलाया जाए, फिर कर्फ्यू, फिर ऑपरेशन की ख्वाहिश का इजहार किया जाए, और अब जिरगा सिस्टम बहाल करने जैसे एक नई चाल की कोशिश की गई है। फिर शहरियों पर इनकी अपनी ही फौज पब्लिक इंटरेस्ट में ड्रोन हमले करती है। घर, खेल के मैदान, बुजुर्ग, बच्चे सब पब्लिक इंटरेस्ट में बिला तफरीक कत्ल किए गए, और हर दफ़ा मादनियात जो है उन पर कंट्रोल किया गया, झूठा बयानियाँ बनाया गया। झूठ कभी कहीं बेचते हैं, कभी कहीं बेचते हैं, दहशतगर्द मारे जाते हैं, और बच्चे जो हैं वो भी मारे जाते हैं, अवाम मारी जाती है, और उनको भी ये दहशतगर्द डिक्लेयर कर देते हैं। ये दहशतगर्द कहाँ से आते हैं? अगर ये तालिबान है तो फिर भी नाअहली किसकी है? अगर आपका ये ख्याल है कि डॉलरी जंग शुरू करके दुनिया को हमारे जनाजे दिखाकर ड्रोन में मासूम लोगों की
शहादतें कराकर डॉलर कमा लेंगे, तो इसकी आड़ में हमारे इलाकों के ज़खायर पर कब्जा कर लेंगे, तो ये आपकी खाम ख्याली है। अब पब्लिक इंटरेस्ट आपके बयानियों से नहीं बचेगा। ये मुराद सईद साहब ने बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया है। देखते हैं ये मामला किस तरफ जाते हैं। मामला बहुत गर्म हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक कोई किसी किस्म की हिकमत अमली जारी नहीं की। जो इमरान खान साहब ने कहा था कि 10 मुहर्रम के बाद कॉल और तारीख, अभी तक कुछ नहीं हुआ। खैर, कल इमरान खान साहब से दोबारा मुलाकात होनी है। देखते हैं इमरान खान साहब क्या कहते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।